हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से सिलेक्शन वे पर आप सभी का स्वागत है। आई होप अच्छे होंगे आप, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सैयद डायनेस्टी की शुरुआत तक कवर कर लिया था। लास्ट क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से खिज्र खां को फायदा मिला, तैमूर ने जिस तरीके से दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण किया। 1398 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसी वर्ष तैमूर लंग ने दिल्ली सल्तनत के ऊपर आक्रमण किया और दिल्ली का सुल्तान था उस टाइम पे नासिरुद्दीन महमूद शाह। नासिरुद्दीन महमूद शाह भाग निकलता है और यहीं से तुगलक डायनेस्टी खत्म होती है और फिर तैमूर खिज्र खां को दिल्ली सल्तनत के तख्त पर अपॉइंट करता है। खिज्र खां के 7 वर्षों के शासन में 1414 से 1421 तक के शासनकाल में इसने कोई भी रॉयल टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही सुल्तान का टाइटल, ना ही गाजी का टाइटल, कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया। उसके 2 कारण थे। एक तो तैमूर का कहना था क्योंकि मैंने तुम्हें नियुक्त किया है तो तुम मेरे रहते सुल्तान का खिताब एक्सेप्ट नहीं करोगे। इसके अलावा कुछ इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि खिज्र खां को इस बात का डर था कि नासिरुद्दीन महमूद शाह अगर दोबारा आ गया तो उसके सामने अगर गद्दी पर बैठा दिखा खिज्र खां सुल्तान बन के तो फिर इसकी खैर नहीं है। तो इस डर से भी उसने कोई रॉयल टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया। अब बात करेंगे सैयद डायनेस्टी की। हालांकि इस डायनेस्टी के टाइम पीरियड पे बहुत ज्यादा एक्शन नहीं देखने को मिलता है, बट कुछ की फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान रखने होंगे, जहां से हमसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? सैयद डायनेस्टी की। ठीक है, सैयद डायनेस्टी जिसका टेन्योर है 1414 से लेकर 1450 तक इन्होंने शासन किया हुआ। सैयद डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? फाउंडर या हिंदी में संस्थापक की अगर हम बात करें तो संस्थापक कौन है? खिज्र खां। ठीक है, खिज्र खां के द्वारा सैयद वंश की स्थापना करी गई। क्लियर है? अब देखिए होता क्या है, जब खिज्र खां दिल्ली की गद्दी पर बैठता है तो यह कुछ क्षेत्र दिल्ली में मिलाता है, जैसे कि गुजरात वाला रीजन अभी तक अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर चुका था। जो तैमूर लंग के आक्रमण का टाइम था तो गुजरात ने अपने आप को दिल्ली से अलग कर दिया था, तो दिल्ली हाथ से चला गया था। इसने गुजरात को फिर से जोड़ा। ठीक है, साथ में बंगाल वाला रीजन ये भी इसने जोड़ा। बंगाल ने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था, बट कुछ क्षेत्र हाथ से निकल भी गए। जैसे कि कौन कौन से क्षेत्र हाथ से निकल गए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मालवा वाला रीजन हाथ से निकल गया। ठीक है, और ये दक्कन वाला रीजन भी हाथ से निकल गया। इन दोनों ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके रखा। इन दोनों ने कहा कि हम दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत काम नहीं करेंगे। तो इन 2 जगहों को, गुजरात को और बंगाल को, इसने दिल्ली सल्तनत में मिलाया, जबकि मालवा और दक्कन ये दोनों हाथ से निकल गए। ठीक है, खिज्र खां के टेन्योर में 7 साल का टेन्योर है, बहुत ज्यादा टेन्योर भी नहीं है। इसके बाद जो गद्दी पर बैठता है वो कौन है? वो है मुइजुद्दीन मुबारक शाह। अब मुबारक शाह से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनते हैं? पहली चीज तो यह कि इसने एक शहर बसाया। ठीक है, तो मुबारक शाह से आप ध्यान रखोगे, एक इसने नया शहर बनाया दिल्ली में जिसका नाम था मुबारकाबाद। क्या नाम था? अपने नाम पर ही मुबारकाबाद नाम का शहर बनाया। ठीक है, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात, मुइजुद्दीन मुबारक शाह जो है, ठीक है, ये एक ऐसा शासक था जिसने पहली बार दिल्ली सल्तनत के अंदर हिंदूज को नोबल नियुक्त किया। मतलब अभी तक दिल्ली सल्तनत के अंदर जितने भी सुल्तान थे वो हिंदूज को अपना मंत्री नियुक्त नहीं करते थे। यह पहला ऐसा शासक बना जिसने कि हिंदुओं को एज अ नोबल अपॉइंट किया। तो यहां पर लिख देता हूं, ही अपॉइंटेड हिंदू नोबल्स। ठीक है भाई, हिंदू नोबल्स, हिंदू मंत्रियों को इसने अपॉइंट किया। यह बहुत
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। मुइजुद्दीन मुबारक शाह का टेन्योर 1421 से 1434 तक रहा। सारी चीजें इस बीच में ठीक रही, बैटल वगैरह दिल्ली में हुए नहीं, दिल्ली शांत बनी रही और इसका टेन्योर भी चलता रहा। जो टैक्स खिलजियों के टाइम पीरियड से चले आ रहे थे, तुगलकों ने लगाए थे, वही टैक्स दिल्ली में वसूले गए। नया कुछ भी हमें इस टाइम पर देखने को नहीं मिला। इसके अलावा दो चीजें, एक तो मुबारकाबाद शहर का नाम, शहर की स्थापना हुई और यह कहां पर बनाया गया, यमुना के किनारे पर। कहां पर, यमुना के किनारे, दिल्ली में ही। और दूसरी चीज, हिंदू नोबल्स को अपॉइंट किया। अब इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इसके बाद जब आता है मोहम्मद शाह, तो मोहम्मद शाह का टेन्योर है करीब 11 साल का, 1434 से 1445 तक। मोहम्मद शाह जो है ये थोड़ा सा महत्वाकांक्षी है। मोहम्मद शाह ये जानता है कि वो दक्षिण तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक वो मालवा को नहीं जीतेगा, ठीक है। और दक्कन की मुसलमान सल्तनतों तक अगर पहुंचना है तो मालवा से हुए बिना नहीं जा सकते, क्योंकि भाई दिल्ली से अगर नीचे कूच करना है तो सबसे सीधा रास्ता मालवा से ही होकर गुजरता है। और इसके लिए क्या चाहिए होगा, मालवा हासिल करना बहुत जरूरी है। इस टाइम पर मोहम्मद शाह का लाहौर में एक गवर्नर हुआ करता था जो लाहौर की बागडोर संभालता था, और इसका नाम था बहलोल लोदी। क्या नाम था, बहलोल लोदी। ये कौन है, मोहम्मद शाह जो कि दिल्ली का सुल्तान है, उसका गवर्नर है लाहौर का बहलोल लोदी। मोहम्मद शाह ये काम अकेले नहीं कर सकता था, मालवा बिल्कुल रास्ते में आड़े आ रहा है। मोहम्मद शाह अपने गवर्नर बहलोल लोदी से मदद मांगता है। बहलोल लोदी भी मदद करने से मना तो करेगा नहीं, क्योंकि सुल्तान का हुक्म है। वैसे तो मना कर सकता है, लेकिन उसके बाद हाथ में लाहौर भी नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो कुछ मदद होती है पॉलिटिकली जो कि करनी ही होती है, आप ना चाहे तब भी आपको करनी पड़ेंगी। तो मोहम्मद शाह बहलोल लोदी की मदद मांगता है। बहलोल लोदी लाहौर से अपनी पूरी मिलिट्री देता है मोहम्मद शाह को दिल्ली में, और खुद आता है अपनी पूरी मिलिट्री लेकर सपोर्ट देने। यहां से मोहम्मद शाह सीधा हमला करता है मालवा पर। किसकी मदद से, बहलोल लोदी की मदद से। और देखते ही देखते पूरे मालवा को दिल्ली सल्तनत जीत लेती है। और किसकी वजह से, बहलोल लोदी की वजह से। इस आक्रमण में बहलोल लोदी और उसकी सेना आगे थे, इसलिए पूरा क्रेडिट बहलोल लोदी को जाता है। मोहम्मद शाह अभी तक बहलोल लोदी से केवल पॉलिटिकल रिलेशन रखता था, लेकिन इस जीत के बाद, मालवा को जीतने के बाद, मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को अपना दोस्त मान लिया और बहलोल लोदी को खुश होकर सोने चांदी की मोहरें से तो लाद ही दिया, लेकिन उसको एक खिताब भी दिया। कौन सा खिताब दिया बहलोल लोदी को, तो बहलोल लोदी को खाने खानम का खिताब दिया। खाने खानम, ठीक है, अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, खान ए खानम का खिताब। ध्यान रखिएगा, कैसे भी क्वेश्चन पूछे कि खान ए खानम का खिताब किसको मिला, तो आंसर होगा बहलोल लोदी। किसने दिया खान ए खानम का खिताब, तो आंसर क्या होगा, मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को दिया। खान ए खानम का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है यारों का यार बोल लीजिए, या फिर सरदारों का सरदार बोल लीजिए, इसका मतलब होता है, ठीक है। बहलोल लोदी भी बहुत खुश है, सुल्तान से सीधे दोस्ती हो गई है। बहलोल लोदी भी अपने आप को मोर पावरफुल फील कर रहा है। इसके अलावा बहलोल लोदी का जो फायदा हुआ, लाहौर पर टैक्सेशन कम हुआ, अब बहलोल लोदी को पहले से कम टैक्स भेजना होता था। ये सारे फायदे बहलोल लोदी को मिले। लेकिन कब तक, कुछ ही समय तक, जब तक मोहम्मद शाह गद्दी पर रहा। 1445 में जैसे ही मोहम्मद शाह की मृत्यु होती है, इसके बाद मोहम्मद शाह का भतीजा गद्दी पर बैठता है, जिसका नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। यह एक कमजोर शासक है, यह अपने चाचा मोहम्मद शाह की तरह नहीं है, विजन भी बहुत अच्छा नहीं है, केवल चाचा के मरने की वजह से गद्दी पर बैठने के काबिल हुआ है, लेकिन सुल्तानों वाले कोई गुण नहीं है। मोहम्मद शाह की मृत्यु में जब बहलोल लोदी लाहौर से आता है मोहम्मद शाह के जनाजे में,
और अलाउद्दीन आलम शाह को गद्दी पे बैठा देखता है, उसी टाइम पे बहलोल लोदी ये भांप गया होता है कि अलाउद्दीन आलम शाह के बस की नहीं है अब काम करना। वापस जाता है बहलोल लोदी और वो समझ चुका होता है कि समय आ चुका है तख्ता पलट करने का। मैं आपको बार बार इतिहास पढ़ाते टाइम बोलता रहता हूं कि आप हमेशा देखिएगा इतिहास में, तभी बोलते हैं ना, वी रीड हिस्ट्री, वी टीच हिस्ट्री, बट वी डोंट लर्न एनीथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। इतिहास पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन सीखते उससे हम कुछ नहीं है। आप हमेशा देखना, इतिहास हमेशा इंडिकेट करता है जैसे ही कोई मोर पावरफुल शासक आता है तो दुनिया उसके कदम चूमती है, और जैसे ही कोई कमजोर गद्दी पर बैठता है सब भूखे बेड़िए की तरह उस पर आकर खड़े हो जाते हैं। तो ये हमेशा समय का दस्तूर रहा है। ये आज की भी डेट में कोई नई बात नहीं है। आज की भी डेट में आप हमेशा देखोगे, अगर आपकी कड़ी कमजोर हुई तो सब आपको पलटने में लग जाएंगे, और अगर आप मजबूत हो तो सब बोलेंगे यस सर, यस सर, यू आर राइट सर। आप दिन को रात बोलो तो लोग भी रात बोलेंगे। दुनिया ऐसी थी, दुनिया आज भी ऐसी है, और दुनिया इससे ज्यादा वर्स्ट ही होनी है। ठीक है, तो आप पहचानना सीखिए, चीजों को समझने की कोशिश करिए। जब आप कंडीशंस को समझते हैं ना, तो एक्चुअली आप ह्यूमन बिहेवियर को समझ रहे होते हैं। अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर बैठा है, इसकी कोई दुश्मनी नहीं है बहलोल लोदी से, लेकिन बहलोल लोदी तो तख्त नहीं छोड़ेगा ना। भले ही मोहम्मद शाह से उसकी मित्रता थी, लेकिन मोहम्मद शाह एक पावरफुल शासक था, इसलिए बहलोल लोदी उसके सामने आंख नहीं उठा सकता था। मोहम्मद शाह से फायदा भी उसे मिला, मोहम्मद शाह ने खान खानम का खिताब दिया, लेकिन मोहम्मद शाह के भतीजे को नहीं छोड़ता है। अलाउद्दीन आलम शाह के लिए लाहौर से पूरी सेना लेकर आता है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत की सेना में कई सरदारों को खरीद भी लेता है, ताकि जिस टाइम पर वो अलाउद्दीन आलम शाह पर हमला करेगा उस टाइम पर दिल्ली के मेन सरदार जो हैं, मेन जो कमांडर्स हैं, जो सेनापति हैं, वो बिल्कुल चुप रहेंगे। और इस तरीके से अलाउद्दीन आलम शाह को घेर लिया जाता है, और उसके बाद सरेंडर कर देता है अलाउद्दीन आलम शाह बहलोल लोदी के आगे। बहलोल लोदी की दो शर्तें होती हैं, एक, या तो हमसे लड़ लो और उसके बाद जो तुम्हारा हश्र होगा, गद्दी तो मुझे चाहिए ही, या बहलोल लोदी ये कहता है क्योंकि तुम हमारे दोस्त के भतीजे हो तो इसलिए तुम्हें मैं एक रास्ता सुझाता हूं, तुम गद्दी छोड़ दो, गद्दी मुझे दे दो, बाकी पूरी जिंदगी आराम से खाओ पियो बैठकर। अलाउद्दीन आलम शाह कमजोर शासक होता है, उसे पता है कि लड़ने का कोई फायदा नहीं है, वो जान से जाएगा, गद्दी तो जानी ही जानी है। वो दूसरा रास्ता अपनाता है, और ऐसे में बहलोल लोदी पेंशन के तौर पर अलाउद्दीन आलम शाह को बदायूं भेज देता है। कहां पर? बदायूं भेज देता है। बदायूं भेजा जाता है इसको कि तुम्हें बाकी सारी चीजें शाही मिलती रहेंगी, तुम्हारा खर्चा सुल्तान उठाएगा, लेकिन तुम यहां से बदायूं शिफ्ट हो जाओ, आराम से जाके वहां पे मौज मारो, सल्तनत से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। और इस तरीके से सैयद डायनेस्टी खत्म होती है। आप देख सकते हो इस टेन्योर में बहुत ज्यादा एक्शन नहीं है, कुछ एक चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी होंगी। एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। कौन सा ऐसा सुल्तान है जिसने कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया? खिज्र खां। ठीक है, खिज्र खां इज द फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी। इसके बाद मुइजुद्दीन मुबारक शाह। मुइजुद्दीन मुबारक शाह जो है, इसने मुबारकाबाद नाम का शहर दिल्ली में यमुना नदी के किनारे पर बसाया था। इसके अलावा यह पहला ऐसा शासक है जिसने हिंदू मंत्रियों को अपनी कोर्ट में जगह दी। इससे पहले हिंदू लोगों को मंत्री की पोस्ट नहीं दी जाती थी दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद मोहम्मद शाह आया। मोहम्मद शाह ने मालवा को जीता बहलोल लोदी की मदद से, और बहलोल लोदी को खान खानम का खिताब दिया। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह ने बहलोल लोदी के सामने सरेंडर किया, और बहलोल लोदी ने पेंशन के तौर पर बदायूं भेज दिया अलाउद्दीन आलम शाह को। तो जाहिर सी बात है, अब गद्दी पर कौन बैठेगा? अब बैठेगा बहलोल लोदी। और यहां से शुरुआत होती है किसकी? लोदी डायनेस्टी की। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश है, इसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगी।
इसके बाद मुगलों का दौर शुरू होगा। लेकिन लोधी डायनेस्टी का जो टेन्योर है यह अच्छा खासा टेन्योर है। 1451 से 1526 तक इसने शासन किया है। बहलोल लोधी जमीन से उठा होता है। फर्श से लेकर अर्श तक का सफर उसने तय किया होता है। बहलोल लोधी को कुछ भी खैरात या विरासत में नहीं मिला था, इसलिए बहलोल लोधी एक समझदार शासक होता है। बहलोल लोधी को बहुत अच्छे से पता होता है कि कैसे सल्तनत को चलाना है। साथ ही जैसे ही वो गद्दी पर बैठता है, वो पहली चीज ये डिक्लेयर करता है कि वो एक अफगान है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला पहला अफगानी शासक कौन था? तो आपका आंसर क्या होगा? बहलोल लोधी। फर्स्ट अफगानी रूलर कौन है? बहलोल लोधी। इससे पहले के जो शासक थे, जैसे कि खिलजी लोग जो थे, तो खिलजी ये भी अफगानिस्तान से ही आए थे भले ही, लेकिन ये अपने आप को तुर्क बोलते थे। तो इसलिए जो वो अपने आप को बोलते थे वही माना जाता है कि भाई बहलोल लोधी से पहले जितने भी थे गद्दी पर बैठे वो सब तुर्क थे। ठीक है, क्योंकि किताबें भी तुर्क में लिखी जा रही हैं। रेहला जैसी किताबें आप देखो तुर्क भाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, बट बहलोल लोधी ने अपने आप को स्पेशली अफगान डिक्लेयर किया। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, पहला अफगानी शासक है जो कि सल्तनत के तख्त पर बैठा। क्लियर है इतनी बात? इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जौनपुर पे इसके द्वारा कब्जा किया गया। एक बात और ध्यान रखिएगा, जौनपुर के बारे में एक चीज ध्यान रखिएगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जौना खान के बारे में पढ़ा था ना? याद है आपको जौना खान किसका नाम है? जौना खान। जौना खान रियल नेम था मोहम्मद बिन तुगलक का। पागल राजा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था। फिरोज शाह तुगलक ने ही जौना खां की याद में एक शहर बनाया, बिल्ट जौनपुर। मिर्जापुर देखी है? अगर देखी होगी तो आपको याद होगा शरद जहां पे रहता था। ठीक है, जौनपुर। मुन्ना भैया बोलता है ना शरद को कि बेटा हम जौनपुर का कंट्रोल लेने आए हैं, वही जौनपुर। ठीक है, थोड़ा बिहार की तरफ पड़ता है, पड़ता यूपी के अंदर ही है। तो जो जौनपुर है, इस शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने जौना खां की याद में करी थी। ठीक है, और इस शहर को एक खिताब भी दिया गया। क्या खिताब है? सिराज ए हिंद का खिताब दिया गया। सिराज ए हिंद। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, चार शहरों के नाम दे देगा, वाराणसी, आगरा, जौनपुर, प्रयागराज, और बोला जाएगा इसमें से किसको सिराज ए हिंद के रूप में जाना जाता था? तो आंसर क्या होगा? जौनपुर को सिराज ए हिंद के रूप में जाना जाता। तो बहलोल लोधी ने क्या किया? बहलोल लोधी ने जौनपुर पर कब्जा किया। बहलोल लोधी एक समझदार शासक था। ऐसा कहा जाता है, इतिहासकारों ने ऐसा लिखा है कि वो अपने नोबल्स को गुड फील कराता था, हमेशा अपने नोबल्स का बड़ा ध्यान रखता था। उसे पता था कि अगर वो मंत्रियों का ख्याल रखेगा तो उसके मंत्री उसके लिए लॉयल रहेंगे हमेशा। जब उसे जरूरत पड़ेगी तो सारी मदद उसके लिए होगी। ऐसा इतिहासकार लिखते हैं कि बहलोल लोधी एक ऐसा शासक था, इतना डाउन टू अर्थ रहता था अपने नोबल्स के साथ, कि वो अपने मंत्रियों के सामने तख्त पर नहीं बैठता था, अपने मंत्रियों के सामने जमीन पर ही उनके साथ कालीन में बैठता था। जिसकी वजह से इसके नोबल्स बहुत हम्बल इसे मानते थे और अपने नोबल्स से इसने बहुत सारी रिस्पेक्ट भी जीती। इस तरीके से इसका टेन्योर बहुत अच्छे से निकला, बड़ा टेन्योर इसने निकाला। 1451 से लेकर 89 तक बहुत बड़ा टेन्योर है, करीब करीब 39 साल का टेन्योर है। 40 साल और एन एवरेज सीधा सीधा मान लीजिए। 40 साल तक दिल्ली के तख्त पर यह बना रहा और इसने अच्छे से दिल्ली सल्तनत को संभाला। इसके बाद सिकंदर लोधी, इसका बेटा, तख्त पर बैठता है। दिल्ली सल्तनत के अंदर इस्लाम का सबसे बड़ा और कट्टर प्रचारक सिकंदर लोधी था। पूरी दिल्ली सल्तनत के अंदर चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे इल्तुतमिश हो, किसी के भी टेन्योर में
इतने हिंदू मंदिर नहीं तोड़े गए जितने कि सिकंदर लोदी के टेन्योर में तोड़े गए। सिकंदर लोदी सिर्फ इस्लाम का ही कट्टर प्रचारक था, बाकी किसी दूसरे धर्म को अपने आगे नहीं देख सकता था। उत्तर प्रदेश और बिहार वाले रीजन में सबसे ज्यादा मंदिरों को तोड़ा गया इसके टेन्योर में। इसके अलावा इसने दिल्ली सल्तनत के अंदर तीसरी जमीन को नापने की इकाई लॉन्च करी। अभी तक आपने देखा था कौन कौन सी जमीन की इकाई लॉन्च करी जा चुकी है, याद नहीं है तो अभी याद आ जाएगा। सबसे पहले जमीन को नापने की इकाई इक्ता लॉन्च करी थी। इक्ता किसने लॉन्च करी थी? इल्तुतमिश ने लॉन्च करी थी। इल्तुतमिश ने, याद आया? इल्तुतमिश के बाद दूसरी इकाई लॉन्च करी गई जमीन को नापने की, जिसका नाम था बिस्वा सिस्टम। बिस्वा पढ़ा हुआ है ये भी आपने। ये किसने लॉन्च किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने लॉन्च किया था। अलाउद्दीन खिलजी। और अब तीसरी जमीन को नापने की इकाई लॉन्च करी है किसने? सिकंदर लोधी ने, जिसका नाम क्या है? अपने नाम पर ही इसने लॉन्च करी, गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी भाई सिकंदर लोधी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत के अंदर कितनी जमीन को नापने की इकाई लॉन्च करी गई है? टोटल 3 लॉन्च करी गई हैं। आज की डेट में जैसे आप देखते हो ना, स्क्वायर फीट या स्क्वायर यार्ड, मीटर में आप नापते हो, गज में नापते हो, बस वही गज की शुरुआत यहां से हो रही है दिल्ली में, गज सिकंदरी नाम से। इसके अलावा सिकंदर लोधी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर बनाया है, आगरा शहर। यह वही आगरा शहर है ताजमहल वाला। इस शहर का नामो निशान इस टाइम से पहले नहीं था। 1504 में इसने आगरा शहर की स्थापना करी है और 1506 में यह शहर पूरा बन के तैयार हुआ है और 1506 में ही इसने इस शहर को अपनी कैपिटल बना लिया। इसके अलावा सिकंदर लोधी ने एक टाइटल भी एक्सेप्ट किया था। लोगों ने इसको शाही का टाइटल दिया था। कौन सा टाइटल? शाही का टाइटल। तो कई हिस्टोरियंस ने इसको सिकंदर शाही के नाम से भी लिखा हुआ है। ठीक है, साथ में इसको एक अजीबोगरीब शौक था, कविताएं लिखने का शौक था। कोई दिक्कत नहीं है, कविता लिखना कोई बुरी बात थोड़ी है, लेकिन उन कविताओं के नीचे बाई में अपना नाम नहीं डालता था। बाई में अपना एक दूसरा ही नाम डालता था और अपने आप को गुलरुखी बोलता था। क्या बोलता था? गुलरुखी। ठीक है, तो क्वेश्चन यह बनता है कि गुलरुखी के नाम से कविताएं कौन लिखता था? तो आंसर क्या होगा? सिकंदर लोधी। गुलरुखी नाम अपना बताता था किताबों में और अपनी पोइट्रीज के नीचे यही नाम इंट्रोड्यूस करता था। सिकंदर लोधी के बाद गद्दी पर बैठता है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी, और यह दिल्ली सल्तनत और लोधी डायनेस्टी दोनों का ही आखिरी शासक है। ही इज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत और लोधी डायनेस्टी का भी आखिरी शासक है। इब्राहिम लोधी एक नंबर की दुष्ट प्रवृत्ति का शासक था, मतलब खड़ूस टाइप का था। किसी की इज्जत वगैरह करने से कोई मतलब नहीं था। इसको अपने भाइयों से ही दिक्कत थी, साथ में अपने नोबल्स से भी दिक्कत थी। जैसे ही ये तख्त पर बैठता है, हर कोई बड़ा परेशान सा होने लगता है। ठीक है, जैसे कि इसके चाचा, इसके कजिन्स, इसके भाई, ये सब इससे परेशान हो उठते हैं। कारण क्या था? कारण ये कि भरी सभा में, भरे दरबार में किसी का भी अपमान कर देता था, जिसका चाहता था उसका अपमान कर देता था। तो इसकी इस हरकत की वजह से हर कोई बड़ा परेशान था। अब ऐसे में क्या है कि जो इब्राहिम लोधी है, इसका एक कजिन है। ठीक है, इब्राहिम लोधी तो दिल्ली पर है, इसका एक कजिन है लाहौर में। ठीक है, जिसका नाम है दौलत खान लोधी।
इसका नाम है क्या? दौलत खान लोधी। ठीक है। दौलत खान लोधी हर साल दिल्ली आता होता था। उसका काम था कि लाहौर में जितना भी टैक्स वसूला गया है वो सब दिल्ली में आके जमा करो। तो लाहौर से टैक्स वसूल के दिल्ली आता था। एक बार की बात है, जब ये दिल्ली आता है तो इब्राहिम लोदी का कहना होता है टैक्स इस बार कम वसूला गया है। और ऐसे में इब्राहिम लोदी दौलत खान लोदी की भरे दरबार में बहुत बेइज्जती करता है, सरेआम। वहां पे ये सब कृत्य देख रहा होता है इब्राहिम लोदी का चाचा खड़ा हुआ। इसके चाचा का नाम था आलम खान लोदी। आलम खान लोदी इन सभी चीजों का भुक्तभोगी था। वो पहले से ही इब्राहिम लोदी की वजह से सफर कर रहा होता है। उसको इतना चिड़चिड़ापन हो चुका होता है कि उसे इब्राहिम लोदी की शक्ल नहीं पसंद आ रही होती है, क्योंकि जब देखो तब इब्राहिम लोदी इसको डिसरिस्पेक्ट करता था। आलम खान लोदी दौलत खान लोदी को भी अपनी व्यथा बताता है। दोनों बैठते हैं एक साथ, जाम लड़ाते हैं। और जब आपको पता ही है जाम लड़ते हैं तो अंदर की बात भी निकल के आती है। दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी दोनों ये तय कर चुके होते हैं एक ही बार मिलने पर कि इब्राहिम लोधी को तख्त से हटा देंगे। तभी कहता हूं अपनों का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि अपने आपके पैर के नीचे से ही कालीन खींच देंगे। दौलत खान लोधी इब्राहिम लोधी को बोलता है कि पल पल की दिल्ली सल्तनत की खबर मुझे देते रहना। और इन दिनों एक नाम पश्चिम की तरफ से बहुत सुनाई दे रहा था। यह नाम गूंज रहा था चारों तरफ, बाबर का। बाबर नाम बहुत गूंज रहा था। दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी दोनों फैसला ले चुके हैं कि इब्राहिम लोधी को तख्त से हटाना है। लेकिन तख्त से ऐसे नहीं हटा पाओगे, वो दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत से लड़ने के लिए जिगरा तो चाहिए ही चाहिए, साथ में एक बहुत बड़ी सेना भी चाहिए और मशीनरी भी चाहिए। ऐसे नहीं लड़ पाओगे दिल्ली सल्तनत से। बहुत पैसे वाली सल्तनत है दिल्ली सल्तनत। आप जब भी इतिहास उठा के देखोगे आपको हमेशा पाओगे कि दिल्ली में कभी पैसे की कमी नहीं रही। चाहे पूरी दिल्ली सल्तनत की आप चकाचौंध देख लो, आप 1526 तक पहुंचने वाले हो 1206 से। और चाहे अब आप मुगलों को देख लेना, मुगल भी अय्याशी में डूबे रहेंगे दिल्ली में। तो दिल्ली के ऊपर पता नहीं क्या है, इतिहास की कुछ डेस्टिनी लिखी है दिल्ली के ऊपर, कि दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा खून भी बहा है और दिल्ली के ऊपर कभी पैसे की कमी नहीं रही, क्योंकि पावर ही यहां से राइज कर रही है। जबकि आप दूसरी तरफ देखोगे दक्कन की सल्तनतें हो गई, या दक्षिण भारत में देखो, दक्षिण भारत में इधर मालाबार रीजन में तो अच्छी संपन्नता है, लेकिन दक्कन जो है ना, दक्कन ने हमेशा पैसे की वजह से सफर किया है। आप आगे चल के मराठाओं को देखोगे, मराठे भले ही अपना परचम तो बहुत दूर तक लहराएंगे, लेकिन आप देखोगे उनकी उनके एक काइंड हार्ट, आप जैसे बोल सकते हो, मराठे जो हैं उनका दिल पसीज जाता था। मुगलों की तरह निर्दयी नहीं थे। इस वजह से पैसा एकत्र करने में चूक जाते थे मराठे। मराठाओं के खजाने में बड़ी कमी रही हमेशा से, और आखिरी में आप देखोगे उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट भी होता है मराठा साम्राज्य पर। तो दूसरी तरफ दिल्ली जो है ये हमेशा संपन्न है, तो इसीलिए दिल्ली को हराना बड़ा मुश्किल होता था। दौलत खान लोधी वापस आता है लाहौर, और दौलत खान लोधी बाबर को इनवाइट करता है। बाबर का नाम इन दिनों अफगानिस्तान के काबुल के आसपास, फरगना के आसपास बहुत गूंज रहा होता है। दौलत खान लोधी इनवाइट करता है और बाबर को आमंत्रित करता है कि तुम आकर दिल्ली में लूटपाट करो, हम तुम्हें पूरा सपोर्ट देंगे दिल्ली को लूटने में, मेरे साथ मिलकर दिल्ली पर आक्रमण करो। बाबर का कहना होता है दिल्ली जीतना आसान नहीं है। अगर दौलत खान लोधी नहीं बुलाता तो बाबर कभी आने ही वाला नहीं था। बाबर का कोई इंटरेस्ट नहीं था दिल्ली के तख्त पर, क्योंकि बाबर अपने जीवन में अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा था। बाबर, आपको क्या लग रहा है एक ही दिन में जीतने लगा था? नहीं, बाबर जितना जीता है उससे 10 गुना ज्यादा लड़ाइयां तो वो हारा है। दरअसल बाबर जो है
ये फरगना के एक शासक थे जिनका नाम था उमर शेख मिर्जा। तो उमर शेख मिर्जा का बेटा था बाबर, ठीक है। और बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार खानूम। अब जो उमर शेख मिर्जा है उनकी मृत्यु हो जाती है। बाबर उस टाइम पे केवल 12 या 13 साल का होता है। अब ऐसे में फरगना के तख्त पर वो बैठता है, केवल 12-13 साल का लड़का। और आसपास के जितने भी साम्राज्य होते हैं, ये वो दौर होता है कि अगर आसपास के साम्राज्यों को पता लग जाए कि कोई छोटा बच्चा गद्दी पर बैठा है या गद्दी खाली है, तो तुरंत आक्रमण कर देते थे। और ऐसे में काबुल में एक शासक हुआ करता था जो कि कहीं ज्यादा क्रूअल था। मुगल क्या क्रूअल होंगे, मुगलों को उसने अपनी जिंदगी पटक पटक के मारा है। उसका नाम था शिबानी खां। शिबानी खान देखते ही देखते फरगना पर हमला कर देता है। और बाबर के जो अंगरक्षक होते हैं वो बाबर, बाबर की बहन और बाबर की माता को किसी भी तरह बस बचा के निकाल के ले जाते हैं। तो 12-13 साल की उम्र में बाबर ने वो दिन देखे थे कि वो जंगलों में उसे भटकना पड़ा था अपनी जान बचाने के लिए। कुछ करीब 4-5 हजार की सेना रही होगी बस, जो कि इन लोगों को बचा के निकाल ले गई थी, क्योंकि ये रॉयल थे। और उसके बाद फरगना के जंगलों में अपनी जान बचाते फिर रहा था बाबर शिबानी खान से। शिबानी खान ने देखते ही देखते काबुल के आसपास के सारे बड़ी जगहों को लूटा और उस पर अपनी हुकूमत जमाई। इतना ही नहीं, शिबानी खान ने उसके बाद बाबर को एक बार पकड़ भी लिया और उसकी कीमत जो चुकानी पड़ी वो सुन के आपको लगेगा कि बाबर ने कौन से दिन देखे थे। कोई एक दिन में नहीं बन गया था वो कि लड़ाई वो जीतने लगा था। जब बाबर को शिबानी खान ने पकड़ लिया, उसके बाद करीब उस टाइम पे बाबर की उम्र होगी 17-18 साल के आसपास। तो ये वो दौर हुआ करता था जब जो शाही खून है उसकी कीमत कुछ भी दी जा सकती है, क्योंकि अगर शाही खून ही नहीं रहेगा तो वंश तो चल ही नहीं पाएगा। तो बाबर को मौत ना मिले इसके लिए सैकड़ों लोग खड़े थे सामने कि मेरी जान ले लो लेकिन बाबर को नहीं होना चाहिए कुछ। तो शिबानी खान ने नेगोशिएशन पता है क्या किया था? शिबानी खान ने कहा था मैं बाबर की बहन से शादी करना चाहता हूं। इस शर्त पर शिबानी खान ने बाबर को रिहा किया था। तो बाबर के अंदर एक टीस हमेशा रहती थी कि एक इतने बड़े निर्दयी के हाथ में उसको अपनी बहन का हाथ देना पड़ा। और यह वही व्यक्ति है जिसकी वजह से पूरा फरगना हाथ से निकल गया, पूरा तख्त हाथ से निकल गया, परिवार तितर बितर हो गया। उसके बाद भी इतनी बेबसी कि अपनी बहन का हाथ उसके हाथ में देना पड़ा। बाबर उसके बाद भी जंगलों में भटकता रहा। बाबर की पूरी जवानी ऐसे ही निकली। फिर जाकर बाबर ने अपनी उस छोटी सी सेना के दम पे फरगना के आसपास के कबीलों पर हमला करना शुरू किया। जब उन कबीलों पर हमला किया तो उन्होंने सरेंडर किया। तो बाबर ने उन्हें मारा नहीं, उनके ऊपर अत्याचार नहीं किया, जबकि बाबर ने दिमाग से काम लिया। बाबर ने उन सब को अपनी सेना में शामिल किया। ऐसे करते करते कबीले और गांवों को अपनी तरफ मिलाते मिलाते बाबर ने अपनी सेना 5,000 से 30,000 प्लस की बना ली। और तब वो टाइम आया था जब बाबर का नाम गूंजने लगा था और दौलत खान लोदी ने बाबर को बुलाया दिल्ली पर हमला करने के लिए। अभी भी जब बाबर दिल्ली पर हमला कर रहा है तब तक भी बाबर के हाथ में पूरे तरीके से काबुल नहीं आया था। अब शिबानी खान बूढ़ा हो चला था। शिबानी खान का डिक्लाइन हो रहा था और बाबर का राइज हो रहा था। बाबर लाहौर आता है। लाहौर में दौलत खान लोदी की तरफ से बाबर की सेना को तोपें दी जाती हैं। साथ में आलम खान लोदी जो है वो पल पल की इंटेल दे रहा है दिल्ली की। उसने सब कुछ बता रखा है कि दिल्ली सल्तनत के कौन से गेट पर कितने बजे कितने सिपाही रहते हैं, कितनी तोपें किले की कौन सी जगह पर है, सारी खबर उसने दे रखी है। और तब जाकर 1526 में बाबर दिल्ली पर आक्रमण करता है।
किसकी मदद से? दौलत खान लोधी के साथ 1526 में। पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत की सेना, मतलब एक तरफ इब्राहिम लोधी और दूसरी तरफ बाबर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट, क्योंकि 3 बैटल हुए हैं पानीपत में। यह पहला युद्ध है। एक तरफ कौन है? बाबर, और दूसरी तरफ कौन है? इब्राहिम लोधी। ठीक है, क्योंकि इंटेल पहले से ही थी, साथ में तोपों का भी सपोर्ट था। लड़ना आसान नहीं था। यह युद्ध पूरे दिन चला, लेकिन आखिरकार इब्राहिम लोधी मारा जाता है। इब्राहिम लोधी को बंदी बनाया जाता है, बाबर के सामने लाया जाता है। दौलत खान लोधी के सामने बाबर इब्राहिम लोधी को पेश करता है, तो दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी का कहना होता है कि 1 सेकंड नहीं लगना चाहिए, इसकी गर्दन कलम करो। करार यह हुआ होता है कि दिल्ली पर जीत हासिल करनी है, दौलत खान लोधी और बाबर के बीच का करार। उसके बाद बाबर पूरी दिल्ली को लूटेगा, दौलत खान लोधी चुप रहेगा, उसको दिल्ली लूटने में मदद करेगा। जितना वो अपने साथ ले जा पाए धन दौलत, उतना ले जाए। और उसके बाद बाबर चला जाएगा लूटपाट के, और दौलत खान लोधी दिल्ली सल्तनत के तख्त पर बैठ जाएगा। यह करार हुआ था। अब यहां पर इब्राहिम लोधी मारा जाता है, दिल्ली में लूटपाट चालू है। जितने भी मुगल हैं, मतलब बाबर की जो सेना के 30,000 लोग हैं, वो सब दिल्ली में बर्बरता कर रहे हैं, खुलेआम भूखे भेड़ियों की तरह घूम रहे हैं। दौलत खान लोधी को करार के हिसाब से चुप रहना है, दिल्ली को लुटते हुए देखना है, क्योंकि इसी आधार पर बाबर ने मदद करी थी। ये सारी चीजें चलती हैं कई दिनों तक। अब दौलत खान लोधी बाबर को एक दिन बोलता है कि बाबर मियां, काम हो गया हो तो अब निकलो तुम, क्योंकि हमारे बीच में यही करार हुआ था। अच्छी खासी तुमने लूटपाट भी कर ली है। तो शाम के टाइम पे बकरा भुन रहा होता है, जाम लड़ रहे होते हैं। बाबर मुस्कुरा देता है, बाबर कह देता है, इतनी भी क्या जल्दी है, चला जाऊंगा, मुझे दिल्ली रास आ रही है। बाबर बेचारा पूरी जवानी उसने गला दी जंगलों में भटकते हुए, फरगना के। ऊपर से अफगानिस्तान में मिलता क्या है? दूर दूर तक मीलों उजाड़ दिया बान रेगिस्तान, कंकड़ पत्थर, और क्या मिल रहा है? और इधर दिल्ली में आया भाई, बाबर के लिए तो पूरा स्विट्जरलैंड है दिल्ली। जिंदगी में ऐसी खूबसूरती नहीं देखी, चारों तरफ हरियाली। ऊपर से दिल्ली की सर्दी के कहने ही क्या, गाना भी बना हुआ है, प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी। तो दिल्ली की हवाई कुछ ऐसी है, एक बार जिसको लग जाती है जल्दी जाती नहीं है फिर। आज भी जो दिल्ली आ जाता है, दिल्ली जिसको अपना लेती है, तो फिर दिल्ली बहुत कुछ देती है उसे। लेकिन मुंबई की तरह नहीं है दिल्ली। मुंबई सबका स्वागत करती है, लेकिन दिल्ली सबका स्वागत नहीं करती है, नसीब वालों का ही स्वागत करती है। दिल्ली में लोग जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी जाते भी यहां से हैं। मुंबई की तरह नहीं कि वहां पड़े रहते हैं, क्योंकि मुंबई अपना लेती है सबको, दिल्ली नहीं अपनाती। लेकिन जिसको अपना लेती है एक बार, तो फिर दिल्ली बहुत कुछ देती है उसे। बाबर को दिल्ली रास आ रही होती है। यह बात बाबर ने बाबरनामा में भी लिखी हुई है। उसने अपने रुकने का कारण, पता है क्या लिखा है बाबरनामा में? उसने क्लियरली लिखा है कि दिल्ली की सर्दी उसे और दिल्ली का मौसम उसे बड़ा पसंद आया, जिसकी वजह से उसका जाने का दिल नहीं कर रहा। अब ऐसे करते करते कई दिन और निकलते हैं। दौलत खान लोधी इस बात से अब चिढ़ रहा होता है। उसको यह लग रहा है करार कुछ और था और बाबर अब वापस नहीं जा रहा है। दौलत खान लोधी के दिमाग में एक चीज तो चली रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबर तख्त हथियाने की फिराक में है। और एक शाम होती है, दौलत खान लोधी
अपनी आवाज ऊंची करता है और ऊंची आवाज में बाबर को बोलता है कि ऐसा है, हमारा जो करार था उसी के आधार पर तुम्हें रहना होगा। अगर वापस नहीं जाओगे तो जैसे मुझे बुलाना आता है वैसे ही मैं तुम्हें भेज भी सकता हूं वापस। बाबर जाम पी के बिल्कुल टाइट थे। बाबर का भी दिमाग घूम जाता है और बाबर वहीं पे दौलत खान लोधी की गर्दन पे तलवार रख देता है। बाबर के जितने भी सैनिक होते हैं वो सब दौलत खान लोधी को घेर लेते हैं। दौलत खान लोधी देखता है कि उसके सैनिक तो खड़े ही नहीं हो रहे, क्योंकि बाबर ने उन सभी को अपनी तरफ मिला लिया होता। अब दौलत खान लोधी के काटो तो खून नहीं। यहां से भी आपको क्या सीखने को मिलता है? यहां से भी क्या सीखने को मिलता है? ऐसी ही गलती राजा जयचंद ने करी थी। मोहम्मद गोरी को बुलाकर अपना पर्सनल मैटर निपटाने के लिए किसी तीसरे आदमी को इन्वॉल्व किया था और वही मोहम्मद गोरी सबको खा गया। राजा जयचंद को भी फिर नहीं छोड़ा चंदावर के बैटल में 1194 में, आपने देखा एक बार। और आप यहां पर भी देखिए कि दौलत खान लोधी ने अपना पर्सनल मैटर निपटाने के लिए बाबर को बुलाया और तीसरे को इन्वॉल्व करते ही भाई साहब का भी टिकट कट गया। उसके बाद क्या था, दौलत खान लोधी की गर्दन उड़ा दी बाबर ने और यहीं से दिल्ली सल्तनत में अपने आप को विराजमान किया। 1526 में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोधी को मारा। उसके बाद इब्राहिम लोधी के कजिन, या बोल सकते हो उसके चचेरे भाई दौलत खान लोधी को भी मारा, उसके चाचा आलम खान लोधी को भी मारा। और यहां से बाबर ने अपनी एक नई सल्तनत की स्थापना करी दिल्ली में, जिसको हम लोग बोलते हैं मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर पूरी मिडवल हिस्ट्री का सबसे बड़ा साम्राज्य मुगल एम्पायर। अब यह साम्राज्य पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। यह कब से कब तक चलेगा? 1526 से इसकी शुरुआत हो गई है और यह चलेगा 1857 तक। ठीक है, 1857 तक, इतने लंबे टेन्योर तक ये चलेगा। आज मुगल स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आज अगर मुगल स्टार्ट किया तो अगले 15-20 मिनट में कुछ बहुत ज्यादा हो नहीं पाएगा। ठीक है, इसलिए आज की बात यहीं तक रखेंगे। तो अब आपकी दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई है। सर मैं कॉन्स्टेंट बहुत हूँ, लेकिन मुझे अभी कोई सिटी में जाना है जो बजट फ्रेंडली हो। तो अपनी एडवाइस दीजिए। अभी मैं चंपारण में हूँ, थोड़ा एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत रिसर्च किया पर समझ नहीं पा रहा हूँ। वैसे अगर एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो चंडीगढ़ से अच्छा नॉर्थ में तो कुछ है नहीं। ठीक है, लेकिन चंडीगढ़ बजट फ्रेंडली नहीं है भाई। तो आप अगर बजट फ्रेंडली में जाना चाहते हैं तो आप ग्रेटर नोएडा जा सकते हैं, बड़ी शांत जगह है। नोएडा के ही बराबर में एक टाउनशिप है जो कि बाद में बसाई गई है, इसीलिए उसको ग्रेटर नोएडा बोलते हैं। बिल्कुल यूरोप स्टाइल में बसाया हुआ पूरा शहर है, बहुत शांत है। इतनी ज़्यादा मतलब आप बोल सकते हो पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है। नोएडा में तो बहुत भीड़ है, दिल्ली में बहुत भीड़ है, लेकिन ग्रेटर नोएडा बहुत शांत है, पढ़ाई के लिए अच्छा है और आप थोड़े पैसे में भी गुजारा कर सकते हो अगर आप ठीक से रहो तो। रविंद्र का कहना है सर बाबर मुस्लिम था क्या? हाँ भाई मुस्लिम था। उसमें आपको क्या लग रहा है, बाबर सरदार था क्या? बाबर सरदार थोड़ी था। ये कैसा सवाल है? बाबर ने बाबरी मस्जिद की स्थापना करी है। अब वो बाबरी मस्जिद की स्थापना भी करेगा, अब आप देखोगे अगली क्लास में। तो बाबरी मस्जिद की स्थापना इसीलिए तो कर रहा है ना। सर मुगल अंपायर के टाइम पे ही ब्रिटिश आए थे। जी हाँ सुप्रिया, मुगल अंपायर के टाइम पीरियड पर ही ब्रिटिश आए थे। ब्रिटिशर्स आप आगे चल के देखोगे 1600 में भारत में आएंगे। ठीक है, 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला शिप भारत में आएगा।
तो ये मुगलों का ही टाइम चल रहा था, अकबर का टाइम था ये। अकबर का टेन्योर 1556 से लेकर 1605 तक का है। तो आप देखिए इसी बीच में ब्रिटिशर आएंगे। लेकिन पहला ब्रिटिशर जहांगीर से मिलेगा। अकबर ब्रिटिशर से मिलने को मना कर देगा। सर ज्योग्राफी और पॉलिटी का कंबाइंड पीडीएफ नहीं हुआ है। पॉलिटी का तो वो ऑल इन वन वाली पीडीएफ अभी नहीं बनी है, लेकिन हिस्ट्री और ज्योग्राफी की मैंने अलग अलग टेलीग्राम पर शेयर कर दी है, तो आप उसे डाउनलोड कर लो। सर ल्यूसेंट जी के कब स्टार्ट करनी है? सबसे लास्ट में रिवीजन करिएगा ल्यूसेंट का, ठीक है? एग्जाम जब आप देने जाओगे तो उससे 15-20 दिन पहले आप वरुण अवस्थी मेरे चैनल पर जाके यूट्यूब पे ल्यूसेंट सीरीज एक बार जरूर देख लेना। क्योंकि वो सीरीज ऐसी है कि पेपर में क्वेश्चन का लेवल चाहे जितना ही बढ़ जाए, वो बेस है बिल्कुल। उसका फायदा ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। सर कितना भी पढूं लेकिन जीके भूल जाता हूं। एक ही कारण है बस, अगर आप भूल जाते हो, रिवीजन नहीं हो रहा है कुछ कुछ टाइम पे। कुछ कुछ टाइम पे रिवाइज करते रहिए बस। एक बात बताइए, क्लास में आपको चीजें समझ आ रही है ना? ऐसा तो नहीं है कि क्लास में ही नहीं समझ आ रही है। तो भाई मेरे, जब क्लास में समझ आ रही है, अभी हमें याद है सब, और थोड़े टाइम पे भूल जा रहे हैं, तो रीजन बस एक ही है, रिवीजन नहीं हो रहा है। रिवीजन बीच में डालिए। सर गाजियाबाद ठीक रहेगा ना? हाँ गाजियाबाद भी ठीक रहेगा, गाजियाबाद भी शांत है, इतना चिक चिक नहीं है। लेकिन गाजियाबाद थोड़ा कॉस्टली है। गाजियाबाद सस्ता नहीं है, आपने बजट फ्रेंडली बोला ना, इसलिए मैंने कहा गाजियाबाद सस्ता नहीं है। लोगों को लगता है कि गाजियाबाद सस्ता होगा, लेकिन गाजियाबाद सस्ता शहर नहीं है भाई। गाजियाबाद बहुत महंगा है। और यही कारण है कि आप देखोगे एनसीआर में जो स्टूडेंट्स हैं, वो गाजियाबाद के कंपैरिजन में ग्रेटर नोएडा ज़्यादा रहते हैं। इवन बच्चे तो नोएडा भी रहते हैं। और अब जैसे गाजियाबाद है, गाजियाबाद में ट्रांसपोर्टेशन इतना सही नहीं है। नोएडा में हर जगह ट्रांसपोर्टेशन है। आज भी आपको 10 रुपया वाले टेम्पो मिल जाते हैं। कहीं जाना है, 10 रुपया वाले टेम्पो से चले जाओ। मेट्रो जगह जगह पर है। गाजियाबाद में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। गाजियाबाद में आपको मिनिमम बाइक तो चाहिए, स्कूटी तो चाहिए ही। तो गाजियाबाद महंगा है। गाजियाबाद में ऐसी ऐसी सोसाइटीज़ हैं कि आपको मेन रोड तक ही आने में 2-2 3-3 किलोमीटर लग जाएंगे। हालांकि ग्रेटर नोएडा में भी है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप रोड के ही किनारे सोसाइटी पे रह सकते हो, बट गाजियाबाद में ऐसा नहीं है। सर आप ऑफलाइन पढ़ाते हैं? नहीं, 2018 के पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाया है मैंने। 2018 से बिल्कुल नहीं। सर आपको देख के दिल को बहुत सुकून मिलता है, आपसे बात करके भी मुझे बहुत सुकून मिलता है आप लोगों से। सर स्टैटिक जीके किस बुक से पढूं? नया एडिशन लॉन्च हुआ है, आप इसको मंगा सकते हैं फ्लिपकार्ट से। ये मेरी ही बुक है। पहले क्या था, 80 टॉपिक थे, अब इसमें 100 टॉपिक मैंने कवर किए हुए हैं। 300 पेजेस हैं, प्लस सारी चीज़ें मैंने टेबुलर फॉर्मेट में इसमें कवर करी हुई है। फ्लिपकार्ट में आप देखिएगा, मिल जाएगी स्टैटिक जीके बाई वरुण अवस्थी। ऑल इन वन है, कुछ भी मैंने छोड़ा ही नहीं है। बुक का सैंपल भी है, देख लीजिएगा, शुरुआत के 3-4 पेज में आपको दिख जाएगी। बाकी मैं इस बुक के बारे में 1-2 दिन में यूट्यूब पे बताऊंगा। सर इंदौर भी तो बेस्ट है ना, इंदौर बहुत अच्छा है, इंदौर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। इंदौर तो बजट फ्रेंडली है ही है। जतिन? सर मैं पटना में रहकर क्लास करता हूँ, अच्छा जगह है। हाँ कैपिटल है बिहार में, जाहिर सी बात है पटना अच्छी जगह है। पटना तो बहुत बजट फ्रेंडली है। पटना में तो आप अच्छे से अच्छा खा के बढ़िया से रह सकते हो कम पैसे में, प्लस कैपिटल का भी आनंद लीजिए। सर अब इकोनॉमिक्स हो गया है तो मॉक लगा सकते हैं ना? बिल्कुल।
जिनका बैच पूरा हो रहा है, जैसे बैच 4 5 वाले जो स्टूडेंट हैं, बैच 1 2 3 तो कब के खत्म हो चुके हैं, तो बैच सिलेक्शन बैच 4 5 और 6 वाले स्टूडेंट जिनका अब लगभग खत्म होने वाला है, आप लोग अब मॉक दे सकते हो। बैच 7 और 8 वाले अभी मॉक नहीं देंगे, अभी आपका इतना नहीं हुआ है कि आप मॉक देने लगे। और शुरुआत में जब आप मॉक देते हो तो एंजाइटी बहुत आती है, इसीलिए मैं कहता हूँ करीब 60 70% पूरा हो जाने दीजिए सिलेबस, उसके बाद मॉक देना शुरू करिए। होगा क्या कि अभी आप मॉक दोगे बिना पढ़े, क्वेश्चन बनेंगे नहीं, आपको एंजाइटी आएगी, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो क्वेश्चन ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए अभी थम जाइए, पेशेंस रखिए, थोड़ा कोर्स पूरा होने दीजिए, फिर मॉक दीजिए। और जब से आप मॉक देना शुरू करोगे, उसके बाद से सप्ताह में 3 to 4 मॉक देने ही देने हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि मशीन बन जाओ, डेली एक मॉक देना है, नहीं हो पाता भाई, लेकिन वीक में 3 to 4 मॉक देने हैं फिर, जब से मॉक देना शुरू करोगे। सर आई एम फ्रॉम झारखंड। खनिजों की जमीन से हैं आप? सर मैं महोबा से हूं। अच्छा, महोबा, वो हमीरपुर, बिवार, राठ, महोबा, बांदा, वही वाली बेल्ट ना? चित्रकूट, वो बेल्ट मैं जानता हूं। सर दिल्ली को दिल्ली एनसीआर क्यों बोलते हैं? एनसीआर का मतलब है बेटा नेशनल कैपिटल रीजन, ठीक है? और रीजन के अंदर कई क्षेत्र आते हैं, तो इसको एनसीआर का मतलब दरअसल ये है कि जब बोला जा रहा है दिल्ली, तो ये दिल्ली है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बोला जा रहा है दिल्ली एनसीआर, जब दिल्ली बोल रहे हैं तो केवल दिल्ली की ही बात हो रही है। लेकिन अगर बोल रहे हैं दिल्ली एनसीआर, तो नेशनल कैपिटल रीजन में कई और क्षेत्रों को जोड़ा गया है इस प्लान के अंतर्गत, जिसमें कि आपका बराबर में लगा हुआ एक शहर गुड़गांव आ जाता है, या गुरुग्राम जिसको बोलते हैं। दिल्ली से लगा हुआ इधर यूपी की तरफ नोएडा आ जाता है। दिल्ली से ही लगा हुआ गाजियाबाद आ जाता है इसमें, ठीक है? नोएडा से ही लगा हुआ पीछे की तरफ ग्रेटर नोएडा आ जाता है। तो ये एक टाउनशिप प्लानिंग है एनसीआर, जिसको नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं, जिसमें दिल्ली के साथ कई और क्षेत्र भी शामिल किए गए हैं। अब ऐसा किया क्यों गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि दिल्ली में इंडस्ट्री लगाने के लिए अब जगह नहीं बची है। अब दिल्ली में इतनी जगह ही नहीं है कि नई इंडस्ट्री आ पाए। लेकिन जब दुनिया की बड़ी कंपनीज भारत में आती हैं, तो वो कहती हैं कि हमें कैपिटल का ही फायदा चाहिए, अदरवाइज हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भैया ठहर जाओ, भले ही दिल्ली में जगह नहीं है, लेकिन हम आपको कैपिटल रीजन में ही रखेंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? नेशनल कैपिटल रीजन बना दिया, जिसको एनसीआर बोलते हैं, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आता है। गवर्नमेंट ने कहा कि ठीक है दिल्ली में जगह नहीं है, आप गुड़गांव आइए, हम गुड़गांव में भी वही फायदे देंगे, हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको इंडस्ट्री लगाने में मदद करेंगे, पेपर वर्क भी आपका कम से कम रखेंगे। गवर्नमेंट ने क्या कहा? आप गाजियाबाद आओ, आप नोएडा हो, आप ग्रेटर नोएडा हो। तो ये जब पूरे जगह की बात हो रही है, तो मतलब एनसीआर की बात हो रही है, नेशनल कैपिटल रीजन। यही कारण है कि दिल्ली के आसपास ये क्षेत्र बहुत ज्यादा डेवलप आपको दिखाई देंगे, ठीक है? ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, ये सब आपको बहुत ज्यादा डेवलप दिखाई देंगे, क्योंकि इनमें पैसा लगता है, इनमें इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो बाहर का पैसा भी आता है, गवर्नमेंट भी इनको बिल्कुल चमचमा के रखती है। आप गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव जाएंगे, आपको रोड के किनारे इतनी ग्रीनरी दिखाई देगी, आपको ऐसा लगेगा आप कहां ही आ गए हो। भले ही पॉल्यूशन बहुत है, सच्चाई तो यह है पॉल्यूशन बहुत है, लेकिन दिखाने की ग्रीनरी बहुत है, क्योंकि जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं। तो गवर्नमेंट चमका के रखती है इन जगहों को, क्योंकि जितना चमकाएंगे उतना ही इन्वेस्टमेंट आएगा। अब गाजियाबाद के अलावा
यहां पर मेरठ को भी एनसीआर में इवेंट जोड़ा जा रहा है। ठीक है, आरआरटीएस अभी चलाई थी, अगर आप करंट अफेयर पढ़ते होगे तो आरआरटीएस पिछले 3 साल से बन रही थी। इसको क्या बोलते हैं? रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, ये एक मेट्रो है। दिल्ली से मेरठ तक पहुंचने में बहुत सारे लोग मेरठ से डेली दिल्ली अप डाउन करते हैं, तो अभी तक दिल्ली से मेरठ तक पहुंचने में बाय रोड 4 घंटे का समय लग जाता था। डिस्टेंस इतनी नहीं है, लेकिन ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाता था, और साथ में जो रोड है वो 2 लेन थी केवल। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, दिल्ली टू मेरठ वाया गाजियाबाद एक मेट्रो चला दी स्पेशल। इसी मेट्रो का नाम है आरआरटीएस। ठीक है, तो क्योंकि दिल्ली से अब डायरेक्ट कनेक्टिविटी मेट्रो की हो गई है, जहां 4 घंटे लगते थे अब केवल 59 मिनट्स में ये मेट्रो मेरठ तक कवर कर देती है। बीच में केवल एक ही स्टेशन पड़ता है गाजियाबाद का। तो इस वजह से अब मेरठ को भी एनसीआर में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि वो भी अब डायरेक्टली कनेक्टेड है दिल्ली से। तो अब मेरठ में भी लैंड के रेट बढ़ जाएंगे, मेरठ में भी चीजें महंगी होने लगेंगी। ठीक है, चलिए आज की बात यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में बात होगी। और हाँ, कल क्लास नहीं हो पाई थी, इस वजह से कल क्लास होगी। सैटरडे को नहीं होती ना क्लास, बट कल क्लास होगी, कल सैटरडे है, क्लास होगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।